दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएडबीसी। तो आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, ये एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसमें अक्सर नए फार्मर भाई हमारे फंस जाते हैं और वो बेचारे समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ और क्या सोचकर आते हैं फील्ड में और क्या हो जाता है उनके साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मेरे सामने एक घटना हुई और फार्मर एक्चुअली वो हमारे ही थे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर और लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं मार्केट से एक्चुअली इस समय ना मुझे वक्त ना मिलने की वजह से मैं ज्यादातर अपना प्रैक्टिकली जो वीडियो होता था पहले जैसे मैं बनाता था, हर दिन फार्म में रह करके कुछ नया सिखाना, वो नहीं कर पाता हूं। लेकिन जब कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है ना कि जिसको बताना बहुत जरूरी होता है, तो मैं जरूर सोचता हूं कि टाइम निकाल के मैं बताऊं। अभी दोस्तों रात में बज रहा है 10:30 और मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो मैटर यह है दोस्तों कि अभी एक हमारे फार्मर हैं जो एक जगह फार्म रेंट पे ले रहे थे। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को भी बता रहा हूं, इसको आप लोग भी जानिए। यदि कोई फार्मर भाई हमारे हों और वो लोग ना रेंट पे फार्म लेने जा रहे हैं, यानी बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि भाई चलो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले फार्म जो है रेंट पे ले लेते हैं और रेंट पे लेके कुछ दिन चलाएंगे, इसके बाद इससे सीख भी लेंगे, प्रॉफिट देख लेंगे, लॉस देख लेंगे, इसके बाद में फिर अपनी जमीन में कहीं जाकर के फार्म सेटअप करेंगे। ये लगभग मुझे लगता है कि सारे फार्मरों के मन में होता होगा जो अभी नए हैं और जो फार्मिंग में आना चाह रहे हैं। तो पहले उनका मैटर बता देता हूं कि क्या हुआ। वो जब लगभग आज के 5-6 महीने पहले वो जब हमसे जुड़े हुए थे, तो वो एक्चुअली मेरा वीडियो बहुत दिन से देख रहे थे। तो इसके बाद वो हमारे साथ मेंबरशिप में भी आ गए। मेंबरशिप में आए तो उन्होंने क्या किया कि उनके मतलब ऐसे ही फ्रेंड थे, तो उनके घर में एक फार्म बना हुआ था। मतलब उनके घर के लोगों ने फार्म बनवाया था, ना कि घर में फार्म बना था। तो घर में फार्म था। अब वो अपने दोस्त से बोले कि भाई ये फार्म खड़ा क्यों है, लाओ मैं ही शुरू करता हूं। क्योंकि वो ना मेरे वीडियोस देखते थे, तो उनके मन में आता था कि यार अच्छा है, ये काम अगर कोई काम नहीं है तो इस काम को ही किया जाए। तो सब कुछ रेडी था फार्म में। तो उनके दोस्त, मैंने जब वो हमसे फर्स्ट टाइम बात की तो मैंने उनको बताया कि आप ज्यादा से ज्यादा ₹1.5 से ऊपर, यानी कि 1.5 रुपीज से ऊपर आप इसका एग्रीमेंट मत करवाइएगा या रेंट का जिम्मा मत लेना। यही चलता है। और पर पीस के हिसाब से लेना, ठीक है। पर पीस ₹1.5 से ऊपर नहीं लेना चाहिए फार्म को। यानी कि यदि किसी फार्म में 5,000 चिक्स आते हैं तो उसको ₹7,500 दो। अब कोई फार्मर ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर जी हम तो ₹20,000 महीने दे रहे हैं या 20,000 पर शिफ्ट दे रहे हैं, तो वो अलग मैटर है। लेकिन ये इतना उचित है, इससे ज्यादा देना भी नहीं चाहिए फार्मर, किसी भी फार्मर को। तो हुआ क्या कि फार्म इन्होंने ले लिया और इन्होंने लेने के बाद में ये हमने इनको समझाया कि भाई देखो, आप फार्म ले लिए हो, ठीक है, और आपका वो फ्रेंड है वो भी ठीक है, लेकिन आप फार्म का बाकायदा स्टाम्प पेपर बनवा लो। और ये ना यही गांव में बैठे बैठे मतलब इसका लिखा पढ़ी मत करो। आप जाओ और वहां पे रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, वहां पे वकील रखो इसके लिए, और वकील को फीस दे करके इसको बाकायदा स्टाम्प पेपर पे बनवाओ। अपना जो एग्रीमेंट है इसको स्टाम्प पेपर पे लिखाओ और बाकायदा नोटरी भी करा के एक पेपर उनको दे दो, एक अपने पास रख लो। मैंने ये प्रोसेस होता है वो उनको समझाया। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि सर बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे साथ। और उन्होंने क्या किया कि बिना किसी लिखा पढ़ी के काम शुरू कर दिया। अच्छा, उन्होंने एक गलती और की। अब गलती क्या की कि जब कोई डॉक्यूमेंटेशन है नहीं तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने जा रहे हो तो पेमेंट तो जिसके नाम जिसके खेत में फार्म बना हुआ है उन्हीं के नाम पे होगा एग्रीमेंट। तो खैर एग्रीमेंट हुआ उसी फार्मर के नाम जिसका फार्म था। और इन्होंने इनसे उनकी ये डील हुई थी कि भाई जितना पेमेंट आएगा हम आपको, जिस दिन आप बताओगे कि पेमेंट हमारा आ गया है, आप चेक करो अकाउंट में आते ही मैं आपको निकाल के दे दूंगा। ये इनसे बात हुई थी शुरू में। अच्छा, होता क्या है कि जब फार्मर 2-3-4 बार नुकसान खा चुका होता है तो वो कहता है अरे हटाओ यार, इसको जाने दो, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो भाड़ा मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, वही हमारे लिए बेटर है और अब हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है, ये सोचते हैं लोग। तो यही उनके फादर ने भी सोचा होगा, जो उनके फ्रेंड थे उनके फादर ने भी यही सोचा और काम इन्होंने शुरू कर दिया।
इन्होंने दोस्तों मैं बता रहा हूं 3 लाट कंटिन्यूअसली 5,000 वर्ड में 3 लाट में ये हमेशा 1,30,000 कभी 1.5 लाख कभी उसके ऊपर भी निकले हैं। 1.65 तक आया है इनका। अब इतना रुपया इन्होंने 3 लाट में धड़ाधड़ कमाया। और ये कमाने का रीजन था क्योंकि ये ना सही समय पे सही दवाओं का प्रयोग करते थे, मेरे से जुड़े हुए थे और मैं इनको बताता था कि एफसीआर अगर ऊपर जा रहा है तो उसको कैसे डाउन करना है। वो मतलब मैं इजी ब्रूट टाइम से लगाना, बीटाडीएच चलवाना, ग्रोटेक 8वें दिन से ही शुरू करा देना, नेक्साम्यून और वायरोकोन का भी इस्तेमाल करते रहना समय समय पे। तो इस तरह से इन्होंने जो दवाओं का क्रम लगाया और अच्छे से मैनेजमेंट रखा, जिसकी वजह से इनकी 3 लाटें जबरदस्त गई। हुआ क्या भाई, जिसका डर था वही हुआ। इनके फ्रेंड के फादर ने बोल दिया कि भाई एक काम करो, अब ये जो आप हमको 1.5 रुपए दे रहे थे उसमें नहीं होगा। इनके फादर ने कहा डायरेक्टली मुझे 20,000 चाहिए। और वो भी कैसे चाहिए वो तो सुनो आप लोग। डायरेक्टली 20,000 चाहिए प्लस उसके साथ में ये मंथली चाहिए मुझे। यानी कि इस महीने में अगर हमने जनवरी में डाला है तो फरवरी लगते ही पहला महीना पूरा हुआ, उसका रेंट पे करो, अगले में जाओ। इस हिसाब से दोस्तों मतलब उनके मन में सरासर ये आ गया कि यार ये तो बहुत अच्छे से कर रहा है, कमा रहा है, जाहिर सी बात है उधर रखो। तो मतलब इन्होंने सोचा कि अब इसको हटा दो यहां से, और जब ये हट जाएगा यहां से तभी हम खुद करेंगे और अच्छे से लाभ कमाएंगे। अब ये हमारे पास फोन किए, कहे कि सर जी जो आपने बोला था वही हुआ। हमने कहा भैया मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से बहुत सारी चीजें बोलता हूँ। फिलहाल के लिए वो बहुत सारे लोग हैं जिनको हवा में लगती है बातें, लेकिन ठीक है, हवा में जिसको लगती है उसको लगने दो, जो मानता है वो मानेगा, क्योंकि ये तो दुनिया है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं। खैर मैं अपने हिसाब से हमेशा सबको अच्छी राय नहीं देता हूँ दोस्तों, जितना मुझसे हो सकता है। वो अलग की बात है दोस्तों कि कभी कभी मैं फोन नहीं रिसीव कर पाता हूँ लोगों का, या कभी कभी मैं बहुत व्यस्त होता हूँ, उसी टाइम आपने फोन कर दिया तो मैं सीधा बोल देता हूँ भाई रुको अभी मैं बात करूंगा। अगर आपको गुस्सा आ गया उसी में आपने फिर से कॉल नहीं किया तो वो अलग की बात है फिलहाल। तो ये मैटर हुआ दोस्तों इनके साथ कि इनको फार्म जो है छोड़ना ही पड़ गया। फिर ये हमसे पूछे कि सर अब तो बहुत ज्यादा वो बोल रहे हैं, यानी 20 दूना 40,000 तो ऐसे चला जाएगा हमारा, प्लस लाइट बिल अलग से दे रहा हूं, तो वो सब मिला के। तो हमने कहा भाई देखो वो छुड़ाने के मूड में है और आप हो सके तो अपने घर पे बना लो। तो बंदे ने कमाया था और एक्चुअली अभी उम्र कम है इनकी भी, 22-23 की एज में है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने खेत में और लकड़ी के फार्म, मतलब छप्पर का फार्म, जहां से मेरी शुरुआत हुई थी दोस्तों, उससे तो ये बड़ा ही बनाए, लेकिन मतलब लकड़ी के फार्म बना करके और अभी कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाट पड़ी हुई है, क्योंकि बेचारे ने बहुत मेहनत किया यार। इनका नाम है संदीप जी, बहुत ही अच्छे इंसान है। और मैं बता दूं दोस्तों कि इनके साथ जो हुआ ये आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंटेशन हमेशा पूरा करके रखिए, तभी आप काम शुरू करिए। दूसरा दोस्तों और एक चीज बता दूं कि यदि आप प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं लिखा पाते हो, प्रॉपर आपके पास एग्रीमेंट का पेपर नहीं है, तो आपका किसी भी कंपनी के साथ आप कभी भी एग्रीमेंट भी नहीं करा पाओगे। यानी अगर रेंटल फार्म है, आपका रेंट पे लिए हो और आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं किया है, तो कोई कंपनी आपके यहाँ चूजा भी डालने के लिए राजी भी नहीं होगी। तो इसका ध्यान रखिए। अच्छा, बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं ये चीज भी बता दूं उन लोगों के लिए, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आप लोग इस चीज को समझिए दोस्तों, और जिसकी जरूरत हो इन बातों को सुनने की और ये चीजें जो मैं बता रहा हूं इसको समझने की, वो जरूर सुन लें। कुछ ऐसे फार्मर हैं दोस्तों जिनके यहाँ पे क्या होता है कि जैसे फार्म है किसी और का, नहीं सॉरी, जमीन है किसी और की, फार्म है आपने बनाया, तो वहां पे क्या क्या करो आप लोग ध्यान रखो कि वहां पे ना कम से कम 11 साल का एग्रीमेंट बनाओ। 10 से 11 साल, वैसे 20 साल बना लो वो तो अलग की बात है, लेकिन कम से कम 10-11 साल का एग्रीमेंट बनाओ। इससे कम का एग्रीमेंट मत करना दोस्तों, क्योंकि ये आगे चलकर आप लोगों के लिए खतरा हो जाएगा। खतरा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि जैसे आपने फार्म बनाया तो 1 साल तो लग जाएगा आपको फार्म में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको निकालने में और अपने जेब खर्च को पूरा करने में। तो कम से कम 10 साल का आप लोग बनाइए, 10 साल का समय लीजिए जरूर। और 10 साल के बाद दुनिया कहां से कहां बदल जाती है, आप अच्छा खासा काम करोगे, कमाओगे, तो आप कहीं जमीन लेके भी बना सकते हो। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हाँ, एक चीज मैं और आप लोगों को अवेयर कर दूं दोस्तों, क्योंकि जो आपने देखा होगा ना कि जैसे हम लोग जहां पे हैं
शीतोष्ण जहाँ पे शीत बहुत ज्यादा मतलब ठंडी बहुत ज्यादा होती है, इसको जियोग्राफी की भाषा में बोलते हैं शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय ऐसे कुछ बोलते हैं। एक्चुअली मैं तो उसका छात्र नहीं रहा हूँ, तो मुझे वो सारा कुछ थोड़ा कम समझ में आता है। तो वहां से ना जो प्रवासी पक्षी अभी आप देख रहे होंगे कि 2-3 महीने बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में विदेश के पक्षी ना अपने इंडिया में ही नहीं, जहां ऐसा कंट्री है जो ऐसे रेखाओं के ऊपर जो हमारी कंट्री रखी गई है, मतलब रखी हुई है, उस जैसे हमारे यहाँ क्या है कि ठंडी और गर्मी लगभग लगभग ठीक ठाक होती है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर बहुत भयानक ठंडी पड़ती है, वहां के पक्षी ना भाग आते हैं। जैसे साइबेरियन पक्षी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो बहुत सारे पक्षी हमारे इंडिया में भी आ रहे हैं, जिसका रीजन है दोस्तों यहाँ पे बर्ड फ्लू का आना। और ये टाइम जो होता है दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इन्हीं 3-4 महीनों में ये बर्ड फ्लू जैसी समस्या आती है। आपने कहीं कहीं देखा होगा कुछ, अभी मैं कल देख रहा था, एक मीटिंग में मैं भी था, तो वहां पे मतलब बताए थे कि समस्या है और कौवों की मोर्टेलिटी शुरू हो गई है, और साथ ही साथ में ये जो है क्या बोलते हैं ना, ये ना 5 सालों में एक बार अटैक करती ही करती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें दोस्तों कि ये जो है ये उसका 5वां साल चल रहा है, क्योंकि ये 19 में आया था और इसके बाद अब आया है। तो इससे सतर्क रहिएगा, आने वाले समय में बर्ड फ्लू की समस्या हो सकती है। वैसे ब्रायलर में बर्ड फ्लू फिलहाल जब से मैंने काम शुरू किया है लगभग 10 साल हो गया पोल्ट्री में, लेकिन इतना भयानक अटैक हमने इस साइड में नहीं देखा है अपने, ठीक है। लेकिन अभी है अटैक, तो इसको मैं डिफाइन करूंगा बहुत ही जल्द कि किन किन प्रदेशों में इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहां के लोगों को अवेयर करने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। और इसके ऊपर मैं और ज्यादा जानकारी जुटाने के बाद में ही आप लोगों को इसके ऊपर ज्यादा विधिवत बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी नए हैं और फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो अगर जैसे कि यहाँ संदीप जी झेले, उस तरह से आप लोग कभी ना झेलें, और आगे से एग्रीमेंट का पेपर सही तरीके से बनाएं। धन्यवाद।